हेलो बेटा, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं में इतिहास में नागरिक शास्त्र का दूसरा लेसन संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ाऊंगा। संविधान की उद्देशिका। पिछले पाठ में हमने क्या सीखा था? संविधान कानून का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है और हमारे जन प्रतिनिधियों को संविधान के कानून के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है। और इस पाठ में मैं आप लोगों को संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों की एकत्रित रूप से संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ ही की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्य का परिचय कराती है। हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है, इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है। इसमें उल्लिखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त हैं। उन्हें कैसे प्राप्त करना है, इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोक शब्दों से होता है। इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम आगे समझेंगे। जैसे पहला है प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत पर दीर्घ काल तक अंग्रेजों का शासन रहा है। यह शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। हम अपने देश के विषय में उचित नीतियां बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण भारत संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना होता है। हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना था। प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है। लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। हम अपने देश के अंतर्गत कौन से कानून बनाएं, यह निश्चित करने का अधिकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है। दूसरा है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य उसे कहते हैं जिस राज्य में निर्धन धनवानों के बीच खाई नहीं होती है। देश की संपत्ति पर सभी का बराबर अधिकार होता है। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एक ही कलम नहीं होगा। इसकी सावधानी बरती जाती है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तीसरा देखो, पंथ निरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष को हमारा उद्देश्य बताया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है। धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। चौथा, लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है। उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियां निर्धारण करती है। सभी का कल्याण साध्य करने के हेतु सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोगों को इकट्ठे आकर लेना संभव नहीं होता है। अतः निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं। इन चुनावों में मतदाता अपना वोट
देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्मित संसद कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं। संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं। 5वां, गणराज्य। हमारे देश में लोकतंत्र में के साथ साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है। गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं। कोई भी सार्वजनिक पद वंश, परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, इसे मेयर बोलते हो, सरपंच, इसे प्रधान कहते हैं आप, जैसे पद सार्वजनिक पद हैं। इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़कर पहुंच सकता है। राजसत्ता प्रणाली में ये पद वंश, परंपरा अथवा किसी विरासत में एक ही परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। उद्देशिका द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को 3 मूल्यों न्याय, स्वतंत्रता और समता को और उनके अनुसार आचरण करने का कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया है। इन मूल्यों के अर्थ हम समझेंगे आगे। जैसे पहला न्याय है। न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त करना है। सभी का कल्याण होगा। इस दृष्टि से उपायों की योजना करना ही न्याय को प्रस्थापित करना है। उद्देशिका में न्याय के 3 भेद बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। जैसे सामाजिक न्याय। व्यक्ति में जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी मनुष्य एक समान हैं। इसमें दूसरा है आर्थिक न्याय। भूखमरी, कुपोषण जैसी बातें निर्धनता अथवा दरिद्रता के कारण जन्म लेती हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए प्रत्येक को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका का कोई साधन प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया है। इसमें है राजनीतिक न्याय। देश का शासन चलाने में सभी को प्रतिभागी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। परिणामतः हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है। इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, स्वतंत्रता। हम पर अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना तथा हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना स्वतंत्रता की व्याख्या है। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। स्वतंत्रता के होने से ही लोकतंत्र दृढ़ और परिपक्व बनता है। विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक अपनी राय, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। विचारों के आदान प्रदान द्वारा पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना में वृद्धि होती है। साथ ही किसी समस्या के अनेक पहलू हमारे ध्यान में आते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा, मान्यता और पूजा उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रमुखतः धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त होती है। प्रत्येक भारतीय नागरिकों को अपने धर्म अथवा उसे पसंद आने वाले धर्म की सीख के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में हमें अपने आचरण अथवा करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में हमें अपने पर्व त्यौहार मनाने, ईश्वर की भक्ति करने और पूजा अर्चना की स्वतंत्रता निहित है। तीसरा, समता है। उद्देशिका द्वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से आश्वस्त कराया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी समान हैं और जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऊंच नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन देना है। उद्देशिका में उल्लिखित अवसर की समानता के सिद्धांत को अत्यंत महत्व प्राप्त है। अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे। वे उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान की उद्देशिका में
एक अनूठे आदर्श अथवा सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वह आदर्श अथवा सिद्धांत से तात्पर्य बंधुता का निर्माण करने का उद्देश्य और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन है। बंधुता चौथा है। संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे जितने कानून बनाए जाएं, लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा अथवा बंधुता का निर्माण नहीं होगा, तब तक इन कानून का उचित उपयोग नहीं होगा। फलस्वरूप बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका समाविष्ट किया गया है। हमारे देश में सभी नागरिकों को एक दूसरे में आत्मीयता, अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता की भावना एक दूसरे के प्रति सहृदय का भाव उत्पन्न करती है। लोग एक दूसरे की समस्या के बारे में संवेदना पूर्वक विचार करते हैं। बंधु भाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है। उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं होती है। जिस प्रकार हमें यह लगता है कि दूसरे हमारे साथ आदर सम्मान का व्यवहार करें, वैसा आदर सम्मान का व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेगा, तभी अपने आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता में वृद्धि होगी। न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा। इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है। भारत की जनता ने इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है। इस उल्लेख के साथ उद्देशिका की समाप्ति होती है। ये लेसन बेटा यहीं पर समाप्त हो जाता है और कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, सब आप लोग लिख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा और जो स्टार किए गए हैं उसी को आप लोग लिखना। ओके, थैंक यू।